गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन आर में पूछा था कि मिस शब्दार्थ लिखना है कि नहीं। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि क्लास 7th में आप लोगों ने पहले शब्दार्थ लिखा है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो बेटा, ये सवाल तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा करना। मुझे लगा कि मेरे बच्चे समझदार हैं और सब बातें समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चों ने बार बार पीडीएफ और वीडियोस की डिमांड की है। तो बेटा, सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, उन वीडियोस को सुनिए। और ऐसा नहीं है कि वीडियोस कोई डिलीट किया गया है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको ध्यान से सुनिए। मैंने सारे चैप्टर्स के पीडीएफ भेजे हैं। मैंने सर्वनाम और संज्ञा 2 चैप्टर के पीडीएफ नहीं भेजे हैं, मैंने बुक का पीडीएफ भेजा है। और सर्वनाम में मैंने केवल एक क्वेश्चन करने को दिया है, जिसमें आप उस एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जो एक क्वेश्चन मैंने टिक किया है पीडीएफ में, बुक का जो पीडीएफ भेजा है उसमें एक क्वेश्चन मैंने टिक किया है, उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में पूरा आंसर आ जाएगा। और संज्ञा के क्वेश्चन, सर्वनाम के क्वेश्चन आप खुद से करना सीखिए, क्योंकि बुक में सब कुछ दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बुक में बीच से, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी तो बुक के बीच से भी दूंगी। एक ही क्वेश्चन में सारे आंसर आ जाते हैं, लेकिन उस बीच बीच में से मैं क्वेश्चन बना के दूंगी, आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। इसलिए आप पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा करिए, चाहे वो मंजरी हो, चाहे वो महान व्यक्तित्व हो, और चाहे वो ग्रामर हो। बुक के बीच से भी क्वेश्चन आएगा। तो आपने, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसी का आंसर लिखा है और वही क्वेश्चन अगर आप उम्मीद करते हैं कि मैं दूं, तो ऐसा नहीं है बेटा। आप बुक भी पढ़िए, ताकि उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बुक के बीच से मैं दूंगी बना के आपको, और आपको उसका आंसर करना होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक ही क्वेश्चन कॉपी में करना रहे, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा क्वेश्चन कोई करती हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन देती हूँ, तो चूँकि बुक पढ़े रहेंगे आपको, तो आंसर करना आसान हो जाएगा। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज फिर हम पढ़ते हैं महान व्यक्तित्व। उसका पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था आदि गुरु शंकराचार्य, वो समझ में आया होगा। अब तो व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं, बच्चे देखना भी नहीं चाहते मुझे लगता है, लेकिन ये आपकी गलती है, क्योंकि पूरा जब आप चैप्टर रीड करेंगे तभी आप बीच से प्रश्नों के उत्तर छांट पाएंगे। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे या फिर मेरे वीडियोस को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। जबकि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है कि बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। समझ में आया? अब हम शुरू करें। अबुल फजल। अबुल फजल के पूर्वज, अर्थात उनके कई पीढ़ी पहले लोग आके और भारत में बस गए थे। इनके पिता मुबारक नाम था उनका, वो आगरा के पास रहते थे, और उनके 2 पुत्र, मुबारक के 2 पुत्र फैज़ी और अबुल फजल थे। जो उनके पिता थे, फैज़ी के पिता थे मुबारक, वो बहुत स्वतंत्र विचार के थे। उनके ऊपर किसी के विचार का असर नहीं पड़ता था। उनको जो अच्छा लगता था वो वही करते थे, वही सुनते थे। अगर उनको लगता था कि कोई बात अगर गलत है, उनको नहीं अगर अच्छा लगता था, तो फिर उसको नहीं मानते थे। और उन्हीं अपने पिता का प्रभाव दोनों भाइयों फैज़ी पर और अबुल फजल पर पड़ा था। दोनों भाई बहुत उदार थे, विवेकशील थे, अर्थात बुद्धि के धनी थे, और दोनों बहुत विद्वान थे और बहुत सारे विषयों के कुशल ज्ञाता थे। तो जब पिता अगर ज्ञानी थे तो बच्चे भी तो होंगे, ऐसा तो होना ही चाहिए। उन अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को आगरा के पास हुआ था, और फैज़ी इनके जो भाई थे वो इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी उनके राजधानी जो थी, राज्य की राजधानी थी, उसके निकट बहुत उपद्रव हो गया, और मुबारक
जो थे वो उपद्रवियों के साथ रहे, जो उपद्रवी अर्थात गलत बातों का विरोध कर रहे थे उनके साथ थे। इसलिए राजा अकबर उस समय जो था वो उनके गुस्से का शिकार हो गए। कोप मतलब गुस्सा, गुस्से के शिकार हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में लोगों ने बहुत समझाया राजा को, तो अकबर ने उनको क्षमा कर दिया। अकबर बहुत दयालु था भी, तो अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फैज़ी अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कविता पढ़ी। कविता पर अकबर बहुत मुग्ध हुए और फिर उसके बाद से फैज़ी उनके दरबार में आने जाने लगे। उस समय अबुल फजल 15 साल के थे। दिन रात अपने अध्ययन में लगे रहते थे, पढ़ाई करते थे और विद्वान तो थे ही। उनके ज्ञान को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। उसी समय एक घटना घटी कि अबुल फजल को एक फारसी पुस्तक मिली, एक फारसी में लिखी हुई पुस्तक मिली। पुस्तक तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने उसको पढ़ा। पुस्तक उनको जो मिली फारसी में लिखी हुई वो बहुत अच्छी थी, उसको उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो पुस्तक आधी जली हुई थी। अबुल फजल ने क्या किया कि जला हुआ अंश उसको काट दिया और फिर उसमें सादा कागज जोड़कर और ऊपर से पढ़ते हुए उसको अपने मन से उसमें उनके सभी पृष्ठों में अपने मन से बातें लिख दी। शेष अंश को लिख दिया जो जल गया था। कुछ दिनों के बाद उसी की दूसरी प्रतिलिपि अर्थात उसी पुस्तक की दूसरी कॉपी उनको मिली। जब अबुल फजल ने उसको मिलाया तो उसमें देखा कि उसमें कहीं कहीं नए शब्द और नए ढंग के वाक्य तो आ गए थे, लेकिन जो बात अबुल फजल ने लिखी थी वो पूर्णतः पूरी तरह से उस पुस्तक में वही बात लिखी हुई थी। अब तो ये अबुल फजल की विद्वता को दर्शाता है कि बिना देखे किताब के अंश उन्होंने लिख दिए थे और जब किताब मिल जाता है तो हूबहू वही बातें उस किताब में लिखी मिलती हैं। अबुल फजल जब 24 साल के हुए तो इनकी भेंट अपने राजा अकबर से हुई। फैज़ी जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने अबुल फजल का परिचय कराया और इनकी विद्वता का, अबुल फजल की विद्वता का अकबर के ऊपर बहुत असर हुआ और अकबर बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे। उन्होंने बहुत कहा कि अबुल फजल को कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन अबुल फजल ने स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अनेक बार कहा, इन्हें बहुत बार याद किया, लेकिन अबुल फजल नहीं माने। फिर जब अबुल फजल जब अकबर बंगाल पर विजय प्राप्त करके आते हैं, फतेहपुर सिकरी लौट आते हैं, तो अबुल फजल ने कुरान की एक टीका अर्थात कुरान की व्याख्या अपने शब्दों में की, अपने ढंग से तैयार की थी, जो उन्होंने अकबर को भेंट किया। टीका मतलब व्याख्या। अबुल फजल राजकुमारों को पढ़ाया भी करते थे और दरबार में उनका मान सम्मान बढ़ने लगा। राजकीय पदों पर भी उन्होंने काम किया। अबुल फजल बहुत विद्वान थे, सैनिक भी उनको बहुत आदर सम्मान देते थे और कई युद्धों में वो फिर सम्राट की तरफ से गए और युद्धों का नेतृत्व भी किया, संचालन भी किया। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। बच्चों, ये राजा महाराजा जो होते थे अक्सर उनके बेटा, उनके भाई राज्य को लेकर, शासन को लेकर अपने पिता से, अपने भाई से विद्रोह कर देते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे। ऐसा हमने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है। उस समय अकबर का भी जहांगीर से विद्रोह हो गया। बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ देने लगे और ये विद्रोह तभी होता है जब राजा के सैनिक अपने राजा का विद्रोह करने लगे और गुप्त रूप से उनकी बातों को विद्रोही तक पहुंचाने लगे। तो अबुल फजल ने इस प्रकार अपने सम्राट की सहायता की और परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल न हो सका, अर्थात जहांगीर विद्रोह नहीं कर सका। जहांगीर को ये पता चल गया कि इस सब के पीछे अबुल फजल है, वही उसके रास्ते का कांटा है, उसको हटा देना चाहिए। तो उस समय अबुल फजल दक्षिण में चले गए थे और अकबर ने उन्हें बुलाने के लिए आदमी को भेजा। अबुल फजल को बुलाने के लिए अकबर ने भेजा और जहांगीर तो इसी फिराक में था। तो अब वो रास्ते में लौट रहे थे दक्षिण में, तभी वो लड़ाई में मारे गए। अकबर उनकी बाट देख रहे थे। बाट मतलब रास्ता,
दिन पर दिन अकबर गिन रहे थे, लेकिन कोई साहस नहीं करता कि ये बात, ये समाचार कि अबुल फजल की मौत हो गई है, अकबर के सामने ये बात कौन ले जाए। अंत में अकबर के सम्मुख लोग गए और पता चला कि जहांगीर ही अबुल फजल के मौत का कारण है। तो अकबर के शोक की सीमा नहीं रही, बहुत दुखी हुआ। उसने कई दिनों तक भोजन नहीं किया और उसने कहा, ये यदि जहांगीर राज्य चाहता है तो उसने मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल अगर जीवित रहता तो मैं बिना राज्य के ही बहुत सुखी रहता और मैं उसी तरह उसको राज्य दे देता, उसको मुझे मार देना चाहिए था। अबुल फजल शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे, सत्य को वे सबसे बड़ा धर्म मानते थे, इसलिए वो अकबर के बहुत करीबी माने जाते थे। किसी धर्म से उनका विद्रोह नहीं था, सभी धर्मों को अबुल फजल समान दृष्टि से देखते थे और घर के नौकर चाकर भी अपना काम जो इन्हें पाकर अपने घर का ही सदस्य मानते थे। यदि किसी कर्मचारी में कोई गलती मानी जाती थी तो उसे समझा बुझाकर अबुल फजल उसे रास्ते पर ले आते थे। अब अकबर ने अबुल फजल को संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया था, जो अभी तक प्रामाणिक रूप से मिलते हैं। फारसी में उन्होंने अकबरनामा लिखा, ग्रंथ लिखा और आईने अकबरी का भी उन्होंने ग्रंथ लिखा। इन दोनों ग्रंथों को अबुल फजल ने लिखा, अकबरनामा और आईने अकबरी। उसमें अकबर के शासन की बहुत सारी अच्छी बातों को उन्होंने उसमें लिखा। इन दोनों ग्रंथों को इतिहास की दृष्टि से हम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की संख्या में रखते हैं। बच्चों, तो इस प्रकार हमने अबुल फजल के बारे में पढ़ा और अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में थे। अकबर इनकी विद्वता से बहुत प्रसन्न रहते थे, तो हमने उनके बारे में पढ़ा और इतिहासकार आज भी अबुल फजल के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। थैंक यू।